Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Vibes. Today I will discuss about the class 11 physics thermodynamics. Topic is heat engine, है ना। आज हम हीट इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली मैं डिस्कस करता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो प्लस dynamics, it is related to heat, इसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। it is related to mechanical energy like a motion, और हम बात कर सकते हैं वर्क। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई जनरली कि हम ये बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी conversion of heat energy into mechanical energy like a motion, work. It is the थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स ये इंट्रोडक्शन है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है हीट इंजन। ठीक है। तो हीट इंजन बेसिकली क्या होता है? हीट इंजन इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क, इज कॉल्ड हीट इंजन। तो इंट्रोडक्शन में मैं लिख देता हूं इसका। इंट्रोडक्शन क्या हुआ? इंट्रोडक्शन, heat engine, it is a device which convert heat energy into work। ये एक डिवाइस होती है। ठीक है। कंसेप्ट क्या? कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन, कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन ये हमें याद रखना है कि हीट इंजन किस कंसेप्ट पे काम करता है। तो कंसेप्ट ये है कि फ्लो ऑफ हीट शुड बी, जो हीट है ना वो क्या होना चाहिए? हीट शुड बी फ्लो फॉर वर्क के लिए हीट का फ्लो होना बहुत जरूरी है। दिस इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस डिवाइस कि अगर हीट का फ्लो नहीं होगा तो ये हमारा हीट इंजन वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी होना है? फ्लो ऑफ हीट। और हीट का फ्लो कब होता है? फॉर फ्लो ऑफ हीट रिक्वायर्ड टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि हीट जो फ्लो होती है वो कैसे फ्लो होती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब फॉर फ्लो, ये मैंने लिखा फॉर फ्लो ऑफ हीट रिक्वायर्ड टेम्परेचर डिफरेंस। तो फ्लो हीट मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर हीट का फ्लो नहीं होगा तो ये डिवाइस हमारी वर्क नहीं करती। तो इसलिए हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड टर्म्स है? वो है टेम्परेचर डिफरेंस करना, मुझे हीट को फ्लो कराना है। तभी उसमें मुझे कुछ डिवाइस लगा करके, जब हीट का फ्लो हो रहा होगा ना तो उसके बीच में मुझे एक डिवाइस लगा करके उससे वर्क कराना है। ये एक तरीके से, इस तरीके से एग्जांपल आप समझ सकते हैं
कि ऊपर से हायर पोटेंशियल लेवल से एक लोअर पोटेंशियल लेवल तक जो पानी का वाटर का फॉल है। तो अगर वाटर गिर रहा है बीच में, अगर मैं टरबाइन लगा देता हूं, अगर मैंने यहाँ पर टरबाइन लगाई, यहां से वाटर का फ्लो यहाँ पर आगे गिरेगा, तो जो वाटर की जो प्रेशर होगा, जो वाटर होगा, वो इस पर आगे गिरेगा और मेरी टरबाइन इस तरीके से घूमने लगेगी, है ना। जब भी टरबाइन इस तरीके से घूमने लगेगी, मैंने इसके पीछे तमाम इंतजाम करके रखे हैं जिससे मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करानी है। अगर ये वाटर का लेवल फ्लो ना हो रहा होता तो क्या टरबाइन घूमती? आंसर इज नो, ये टरबाइन नहीं घूमती। और ये एनर्जी जो मिली मुझे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, है ना, तभी तो ये फ्लो बना। अगर लेवल सेम हो जाता है तो फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो बंद हो जाता है। सिमिलरली मैं बात कर सकता हूं कि किसी नदी में जो पानी बह रहा है, अगर वो पानी बहता हुआ पानी है, इस तरीके से बहता हुआ पानी है, अगर मैं वहां टरबाइन रखता हूं तो लेयर उस पर आकर के टकराएगी, जिससे मेरी टरबाइन घूम सकती है, मुझे अपना वर्क मिल जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे अपनी टरबाइन को घुमाना है। अगर वो पानी बिल्कुल रेस्ट पर है, पानी फ्लो नहीं हो रहा है, और मैं वहां पर टरबाइन को ले जाकर के रख देता हूं, तो टरबाइन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और टरबाइन हमारी घूमेगी नहीं, और जब टरबाइन नहीं घूमेगी तो कोई फ्लो नहीं होगा, जिससे मुझे वर्क नहीं मिलेगा। सिमिलरली यही एग्जांपल इसमें अप्लाई होता है। अगर हीट का फ्लो होना बंद हो जाए, तो जो डिवाइस आप लगा रहे हैं जिसका नाम हीट इंजन है, इंजन, तो वो वर्क करना बंद कर देगा। क्योंकि वो कब एप्लीकेबल है, कब वो वर्क करता है? तो आंसर है वो वर्क करता है जब फ्लो ऑफ हीट हो रही होती है। अगर हीट का फ्लो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब हम एग्जांपल में ये ले सकते हैं कि जो हमारी बाइक्स हैं, कार्स हैं, उसमें हम फ्यूल जलाते हैं ना, फ्यूल जलाते हैं, फ्यूल जलाने से हीट, एक टेम्परेचर बहुत हायर टेम्परेचर हो जाता है, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर लोअर रहता है ना, तभी तो टेम्परेचर का फ्लो होता है। इंजन में हीट, मतलब हीट जो पेट्रोल जल रहा होता है वो हायर टेम्परेचर पर कंटिन्यूसली जलता रहता है, क्योंकि वो सोर्स है, फ्यूल है, एनर्जी है ना। वो जो हीट का जो फ्यूल है हमारा, वो एनर्जी है, वो कंटिन्यूसली चलती है। तो वहां का जो टेम्परेचर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर, उसके चलने से क्या होता है कि वहां से दूसरा एनर्जी जो बनती है, एनर्जी निकलती है किसमें? सराउंडिंग्स में। हीट, जो इंजन होता है वो गर्म होने लगता है, और जो साइलेंसर होता है, साइलेंसर के थ्रू जो वहां से स्मोक्स, धुआं निकलते हैं, वो सब लोअर टेम्परेचर पर जाती है। तो ये फ्लो कंटिन्यूसली होना है। अगर ये फ्लो नहीं होगा तो हमारा मैकेनिकल वर्क नहीं हो पाएगा, हमारी जो गाड़ी होगी वो आगे मूव नहीं कर पाएगी। तो इसमें मुझे रिक्वायर्ड है टेम्परेचर डिफरेंस की, जिससे क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। आप देखते हैं कि जब हम साइलेंसर में कोई कुछ चीज लगा दीजिए, साइलेंसर से जो स्मोक है वो ना निकले, बंद कर दीजिए, कोई पेपर लगा दीजिए कि चीज को, अगर हम साइलेंसर को बंद कर देते हैं तो जो हीट का फ्लो होता है वो फ्लो होना बंद हो जाता है। और हम क्या देखते हैं कि जो हमारी कार है या बाइक है वो थोड़े टाइम बिल्कुल बंद हो जाती है। बंद हो जाती है, डेट मीन्स हम अपना वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? वो रिक्वायरमेंट है फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो होता रहना जरूरी है। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे दो चीज की जरूरत है हीट इंजन से वर्क कराने की, कि एक तो टेम्परेचर डिफरेंस मुझे रखना है, तो एक टेम्परेचर डिफरेंस मुझे बहुत हाई टेम्परेचर डिफरेंस रखना है, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, कि इतना हाई टेम्परेचर कि अगर उससे थोड़ा सा टेम्परेचर हम यूज भी करें, है ना, तो उसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़े। वेरी लार्ज अमाउंट में उसका टेम्परेचर होना चाहिए। लाइक एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सन का टेम्परेचर वेरी वेरी लार्ज टेम्परेचर है, अगर उससे बहुत सारी हीट जो रेडिएट आउट होती है, लेकिन उसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और ये सोच सकते हैं कि हमने बहुत सारी एक भट्टी टाइप की, जिसमें बहुत ज्यादा हीट है, एक बहुत ज्यादा हमने एक स्टोर बना लिया हीट का, जैसे एक सन एक स्टोर था हीट का, जो कि वेरी वेरी हायर टेम्परेचर, तो एक भट्टी हमने बना ली जिसका हायर टेम्परेचर है, उसमें से अगर मैं थोड़ी सी हीट को निकाल लेता हूं, हीट को निकाल लेने का क्या मतलब होता है? मतलब यह है कि उससे मैंने थोड़ा सा यूज किया, लाइक एक कप चाय बना ली, है ना, तो उससे क्या होगा कि उस चाय बना लेने से उसके टेम्परेचर पर, उस भट्टी के टेम्परेचर पर कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एक तो ये रिक्वायरमेंट मुझे पड़ेगी हायर टेम्परेचर पर। दूसरा मुझे रिक्वायरमेंट ये पड़ेगी, अगर मैं इस हीट से, जो मैं हीट निकल रही है, जहां ये हीट रेडिएट आउट होगी,
उसमें जाने से उसके टेम्परेचर में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लाइक एटमोस्फेयर है, हमारा एनवायरमेंट है, कुछ हीट अगर यहां से मैंने रिलीज करा दी तो इस एनवायरमेंट में, इस एटमोस्फेयर में उस हीट से कोई, उसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोअर टेम्परेचर पर रहेगी जो हमारा एनवायरमेंट है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं लोग कि एक समुंदर है, ओशन है ना, उसमें क्या है कि उसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, उसमें अगर आप थोड़ी सी हीट उसको दे दें तो उसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेट इज द रिक्वायरमेंट फॉर फ्लो ऑफ हीट एंड द वर्किंग ऑफ द इंजन फॉर मैकेनिकल वर्क। तो इसमें दो चीज की रिक्वायरमेंट है, एक तो हाई टेम्परेचर की, है ना, जिसको हम बोलेंगे रिजर्वायर मतलब स्टोर है हीट का। ठीक है, उसके लिए मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं, उससे हम समझेंगे अभी। तो मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं जो कि वेरी हाई टेम्परेचर का एक स्टोर है, जिसको मैंने बोला हायर टेम्परेचर T1 हीट रिजर्वायर एक हमारे पास एक बहुत बड़ा हीट का वेरी हाई हीट का एक स्टोर है, हीट रिजर्वायर, जिसका टेम्परेचर है T1, जिसका टेम्परेचर कितना है T1। यहां से कुछ हीट निकलेगी, ये मैंने एरो से दिखाया, और एक स्टोर मैंने यहां पर बनाया, ये हायर टेम्परेचर का है और ये कैसे टेम्परेचर का होगा, लोअर टेम्परेचर, जिसको मैंने बोला T2, जिसको हम बोलते हैं सिंक। बीच में मुझे कहीं अपना वर्क कराना है तो मैंने यहां पर एक डिवाइस लगा दी, दिस डिवाइस, ये एक डिवाइस है, वो डिवाइस क्या है, हीट इंजन। ठीक है, यहां पर बहुत सारा ये वर्किंग होगा और ये हीट यहां से इसमें चली जाती है, यहां मुझे वर्क मिलता है, यहां मुझे क्या मिलता है, वर्क। ठीक, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, इसने हीट रिजर्वायर से हायर टेम्परेचर से, यहां से हमें क्या मिला कि T1 इज ग्रेटर देन T2, टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा होगा, जो मैंने अभी पहले बताया था कि यहां वर्क होगा, यहां से मुझको मिलेगा जो वर्क मिलेगा। ठीक है, यहां पर हम अपने रिंग, पिस्टन, जो इंजन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे इस पोर्शन में कनेक्ट होंगे, रिंग, पिस्टन वगैरह जितने भी पोर्शन पार्ट होते हैं। यहां से फ्लो ऑफ हीट चाहिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि यहां से जो हीट निकली, सपोज यहां से 100 हीट निकली, कितनी 100, अगर यहां से 100 हीट निकली तो यहां पर कितनी हीट चली गई, मान लेते हैं यहां पर हीट चली गई 80, तो 20 कहां गई, तो आंसर है 20 किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में। ये 20 किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी वर्क में। यहां से बची हुई जो हीट जो होती है वो इधर रिजेक्ट होकर चली जाती है, रिजेक्टेड हीट। एक इंजन हमारा इस तरीके का है। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि 100 हीट दी हमने, कितनी हीट दी 100, उसमें से 40 वर्क में कन्वर्ट हो गई, 40 वर्क में कन्वर्ट हो गई, तो बची भी यहां पर कितनी जाएगी, तो आंसर यहां पर कितनी जाएगी, 60 जाएगी। तो जो पहले इंजन था हमारा वो कितना परसेंट काम कर रहा था, 20%, ये कितने परसेंट काम कर रहा था, 40%। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ दोनों इंजन में कौन ज्यादा इफिशियंट है, तो आंसर है ये 40% एनर्जी हमारी वर्क में कन्वर्ट करके देता है और ये 20% कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि बाकी 80% हमारी लॉस्ट हो रही है, जो कि सिंक में जा रही है ना, लॉस्ट हो रही है। साइलेंसर गर्म होता है उसके थ्रू निकलती है ना, हीट जो इंजन होता है वो गर्म होता है उसके थ्रू निकलती है, वो सारी हमारी वेस्ट हो रही है। ओनली जो यूज हो रही है वो कितनी हो रही है, 20%, और ये कितनी हो रही है, 40%। तो इनमें मोर इफिशियंट कौन है, तो आंसर है 40% इज मोर इफिशियंट इंजन। जो 40% वर्क में, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करके दे रहा है वो कौन है, 40% वाला, तो दिस इज द मोर इफेक्टिव। तो इस चीज को हम एक फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं कि देखो यहां से हीट कितनी गई है, Q1, हीट को Q से डिनोट करते हैं Q1, यहां कितनी रिजेक्ट होके चली गई, Q2, है ना। तो 100 में से 80 चली गई थी तो कितना बचा था, 20। ये किस में मिला मुझे, वर्क में। मुझे तो एक बात समझ में आती है यहां पर कि वर्क जो मिला वो मिला Q1 माइनस Q2, ये तो मिला वर्क। ये पहला फॉर्मूला हमारा, ठीक है, कि वर्क में कितना कन्वर्ट हो गया, मान लो 100
भेजी थी जिसमें आप 80 किस में चली गई, रेडिएट आउट हो गई, सिंक में के थ्रू सिंक में चली गई, तो कितना वर्क मिला मुझे, तो आंसर है 20। सिमिलरली ये कितना हो गया 40, तो ये कितना था 100, यहाँ पर कितना है 60, तो ये वर्क में कन्वर्ट हो गई, ये मोर इफिशियंट है, मोर इफिशियंट एज कंपेयर टू 20। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा, तो हम जो ना इसको डिनोट करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं इफिशियंसी। तो एक वर्ड हम यूज करेंगे इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ इंजन, ईटा, ईटा से नोट करेंगे हम लोग। तो ईटा इज इक्वल टू, जो हमको आउटपुट में मिला, आउटपुट में हमको क्या मिला, वर्क, वर्क तो मिला है, आउटपुट में मिला हमको वर्क डिवाइडेड बाय कितना, जितना तुमने इनपुट दिया था। आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो आउटपुट अपना क्या है वर्क, इनपुट अपना क्या है Q1, और वर्क को तुमने अभी लिखा है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, और आप इसको लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। दैट इज द efficiency formula of the heat engine, eta is equal to 1 minus Q2 upon Q1। यहां तक नोट करते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन का फॉर्मूला अपने पास आया, वो है eta इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं eta इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। वी नो डेट, हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो Q इज इक्वल टू हमने पढ़ा है ms डेल्टा T। तो Q1 कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू ms, इसको मैं बोल देता हूं T1, तो Q2 कितना लिख सकता हूं मैं ms T2। तो ये वैल्यू यहां लाके पुट करता हूं, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस ms T2 अपॉन ms T1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। हम जानते हैं जो T1 है अपना, T1 वो हॉट रिजर्वायर टेम्परेचर है, ठीक है। दूसरा जो T2 है वो कितना है, वो है सिंक टेम्परेचर, जो कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर। अगर इन केस T1 और T2 दोनों बराबर हो जाएं, तो T1 इज इक्वल टू T2, तो क्या होगा, इफिशियंसी कितनी मिलेगी हमको, तो आंसर है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T अपॉन T, ये कैंसिल हो गया 1, यानी कि इफिशियंसी कितना 0। तो अगर इफिशियंसी 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि हमारे इंजन ने कोई वर्क ही नहीं किया, कोई वर्क ही नहीं हुआ, तभी तो इफिशियंसी कितनी हो गई 0। ये कब हुआ है, जब T1 इज इक्वल टू कैसा हो गया T2, यानी कि फ्लो, हीट का फ्लो कैसा हो गया, हीट का फ्लो कैसा हो गया बंद। अगर हीट का फ्लो बंद हो गया तो ये वर्क ही नहीं करेगा, इसलिए पहले ही हमने कंसेप्ट क्या लिखा था कि किस पर काम करता है, तो आंसर है ये फ्लो ऑफ हीट पर वर्क करता है। अगर फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा तो ये हमारी डिवाइस काम नहीं करेगी, ये इफिशियंसी के लिए। इसमें और हम ये देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला ना अपने पास ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो T1 कैसा होना चाहिए हमारे पास, T1 ज्यादा होना चाहिए, T1 ज्यादा होना चाहिए, और ये वाला टेम्परेचर T2 कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारी इफिशियंसी इंक्रीज कर जाएगी। तो T1 कैसा होना चाहिए, T1 वेरी लार्ज होना चाहिए, और T2 कैसा होना चाहिए स्मॉल, तो हमारी इफिशियंसी कैसी हो जाएगी, इंजन की इफिशियंसी कैसी हो जाएगी, लार्ज, इंक्रीज कर जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं कि विच ऑफ द टू, कि एक अपने पास पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, विच, कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कौन जिसकी किसकी ज्यादा एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, विच इज मोर इफिशियंट, इसको पूरा लिख देता हूं मैं,
विच इज मोर इफिशियंट। तो आंसर है डीजल इंजन। डीजल इंजन more efficient because its ignition power, ignition टेम्परेचर लिखते हैं, ignition टेम्परेचर हाई। इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए डीजल इंजन जो होता है वो मोर इफिशियंट होता है एज कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन। तो दिस इज द रीजन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।